नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी टुगेदर पे आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे एंड सभी के घर वाले भी स्वस्थ होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो भारत और नेपाल के जो टेरिटरी डिस्प्यूट है उसके बारे में, तथा नेपाल का जो नया संविधान संशोधन है उसके बारे में, तथा उसके भारत पे क्या प्रभाव है उसके बारे में। तो अभी हम देखते हैं कि जो नेपाल के लोअर हाउस ने अभी क्या है, एक हिस्टोरिक सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास किया है, जिसमें कि उसने अपने पॉलिटिकल मैप को अपडेट किया है। अब ये अपडेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन बिल भारत को किस प्रकार इफेक्ट करता है, क्योंकि अपने नए पॉलिटिकल मैप में उसने अपने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के कुछ टेरिटरीज को शामिल कर लिया गया है। मैं अब विस्तार से बताऊंगा कि जो अगर ऐसा हुआ है तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ज़रूर स्टेटमेंट आना ही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा है कि वो इस पोजीशन पे ऑलरेडी क्लियर है, और ये आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट है, जो कृत्रिम बढ़ोतरी है उनकी, वो कोई हिस्टोरिकल फैक्ट और एविडेंस पे बेस्ड नहीं है। तो उन्होंने इसको नकार दिया गया है। मिनिस्ट्री ने यही कहा है कि आपके पास कॉपी है तो आप उस पर कुछ भी लाइन ड्रॉ कीजिए, आपकी कॉपी चेक अगर क्या लिखा है वो कोई टीचर ही करेगा, ठीक है। तो जब तक आपके पास कुछ है तो आप उस कुछ पे भी ड्रॉ कीजिए, जियोग्राफिकली इस पर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब भारत में क्या अमेंडमेंट है कि इस अमेंडमेंट से कालापानी, लिम्पियाधुरा एंड लिपुलेख जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उनको अभी अपने मैप का पार्ट बना लिया गया है। तो अभी हम थोड़ा लोअर हाउस की तरफ देखते होंगे कि उनके लोअर हाउस में टोटल 275 सीट है, जिसमें से अगर उनको किसी भी बिल को मेजोरिटी में पास कराना है तो 2/3 सीट मतलब 182 के लगभग उनको सीट चाहिए थी। अब जो गवर्नमेंट है कम्युनिस्ट पार्टी, उनके पास अभी टोटल 174 सीट है। अब उनके लिए भले ही अच्छा हो कि उनके जो मेन अपोजिशन पार्टी है उसने इस बिल को पास कराने के लिए एक 63 मेंबर्स का ब्लॉक किया है। ये हमारे लिए ख़राब न्यूज़ है कि जब हम अपनी सॉवरेनिटी के लिए कोई बिल लेके आते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के लिए हम बिल लेके आए, एंड पीओके भी हमारा हिस्सा है, जम्मू एंड कश्मीर हमारी अभिन्न अंग है, तो हमारी अपोजिशन पार्टी इसको अपोज करती है तथा ये बोलते हैं कि ये तो यूएन का मामला है। जब भारत और जम्मू भारत का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर, तो ये यूएन का मामला कैसे हो सकता है। ये हमारे सोचने की बातें हैं। तो जब भाई घर का भेदी लंका ढाई कहानी है ना, जब घर के ही लोग साथ ना दें तो क्या करेंगे। तो ये हमारी अपोजिशन पार्टी को समझना चाहिए, जब बात देश की हो तो सभी को एक होना चाहिए, ठीक। तो अभी इसकी क्या इम्प्लीकेशन है आपको मैं थोड़ा बताता हूँ। ये है भारत, ये भारत उत्तराखंड, भारत का उत्तराखंड, तथा ये है नेपाल। तो इसका ये बॉर्डर है, यहाँ पे ये काला पानी स्थित है। तो अभी हम मैप पे दिखाऊंगा मैं आपको। ये है मैप पे। तो ये डिस्प्यूट क्या है कि जो इसको काला पानी को है, ये नेपाल इसको 1998 से क्लेम कर रहा है। अब 1998 पे क्लेम क्यों कर रहा है कि ये जो रिवर थी, काली रिवर है, इसको हमने बाउंड्री लाइन बना रखा था। लेकिन इंडिया ने साफ साफ कहा था कि जो ये माना है, लेकिन जो ये जो हेड वाटर है ये नहीं आता है टेरिटरी में, जो नीचे का हिस्सा वही टेरिटरी के अंदर है। लेकिन ये अभी क्यों बात तेजी में आई कि जब 1962 की लड़ाई हो गई थी भारत और चीन की, तो क्या हुआ था, जो लीपू लेक था, जो कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों का जो रास्ता था, उसको बंद कर दिया गया था। लीपू लेक को जो पिलग्रिमेज साइट में जाने के लिए तथा ट्रेडिंग रूट था भोटिया जो उत्तराखंड का था। लेकिन जब ये रास्ता लीपू लेक बंद कर दिया गया तो एक नेपाल में एक अलग से पास था, एक टिंकर वैली था, उसके पास टिंकर पास बोला जाता है, उससे होकर वो हम रास्ता वहाँ से जाने लगे। तो अगर हम दूसरे देश के रास्ते से जाते हैं तो वहाँ आपको पता ही है टैक्स लगेगा, तो इससे उसकी आमदनी शुरू होगी। लेकिन धीरे धीरे भारत और चीन के समझौते शुरू होने लगे तथा उन्होंने लीपू लेक वापस खोल दिया। अभी अगर लीपू लेक वापस खोल दिया तो क्या होगा कि ये रास्ता खोल गया। अभी भी हम इस रास्ते को तिनकर जो पास था उसको जाना बंद कर दिया। तो फिर 1997 के बाद नेपाल ने ये साबित करने लगे कि ये जो यहाँ का हिस्सा है काला पानी, ये हमारा हिस्सा है। नदी के वेस्ट साइड, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, नदी का हम फॉलो करते हैं, तो ये हिस्सा हमारा है। लेकिन इंडिया ने इसको नकार दिया है। तो अभी नेपाल ने क्या किया, इसको मान लीजिए अभी आज चाइना थोड़ा सा इंडिया के साथ
गलत संबंध है, तो वो चाइना के प्रभाव में आके नेपाल ऐसा काम कर रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि आप किसी बहकावे में आकर अपने लिए ही गलत काम कर रहे हो। अभी आप नेपाल के जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर है उनके ही कमेंट देख लीजिए, जो रमेशनाथ पांडे जी ने क्या कहा है। ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फॉल है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक ट्रीटी साइन कर रखी थी इंडिया के साथ, सिंगोली ट्रीटी। उसमें ये बोला गया था कि दोनों देश बायलैटरल ही इस मुद्दे को सुलझाएंगे। लेकिन आप बायलैटरल मुद्दे को सुलझाने के बाद डायरेक्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आ जाते हैं, वो साउथ एशियन नेशन और इंडिया के रिलेशन को और ख़राब कर देगा। और अभी सेक्रेटरीट लेवल पे नेगोशिएशन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन पे सेक्रेटरीट लेवल पे टॉक्स नहीं होते। और ये अभी क्या है, नेपाल की पब्लिक का एक पार्ट बन चुका है। अभी इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, नेपाल पे क्या असर पड़ेगा आप देख लीजिए। क्या साउथ एशियन नेशन पे क्या पड़ेगा। नेपाल के ऊपर की साइड में चाइना है, नीचे की साइड में भारत है, तो एक लैंडलॉक्ड कंट्री होगी। अभी नेपाल सारा अपना व्यापार कोलकाता पोर्ट से करता है। अगर वो कोलकाता पोर्ट, अगर भारत के और इसके दोनों के रिश्ते खराब हो गए तो उसको कितना दूरी से घूम के आना पड़ेगा, और तथा इन देशों का व्यापार भी नेपाल के साथ खराब हो जाएगा। सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन ये है। तो नेपाल ने अपने क्या है, छोटे से किसी के बहकाव में आके अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहा है उसको ये नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बुरा असर नेपाल पे ही होगा अगर कुछ ऐसा करता है। तो ये आज का न्यूज़ था। जय हिंद, जय भारत।